अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या है और इलास्टिसिटी से इसका क्या ताल्लुक़ है। व्हाट इज़ हुक्स लॉ एंड इलास्टिसिटी? हुक्स लॉ बेसिकली हमें बताता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। जब हम किसी स्ट्रेची ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो विद इन इलास्टिक लिमिट उसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक स्प्रिंग की एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। ये हमारे पास एक स्पोर्ट है, ये स्पोर्ट की सिंबल होती है और ये स्प्रिंग है हमारे पास। अभी ये अपनी इसके साथ एक मास अटैच है और ये अभी अपनी मेन पोजीशन के ऊपर है, रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इस मास को खींच के हम पोजीशन ए तक ले आते हैं तो इसके अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है सपोज वो एक्स है। अब इस पोजीशन ए के ऊपर जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाई है ओ से ए तक, इसको फोर्स लगा के खींच के लेके आए हैं तो इसने उस फोर्स के ज़ेरे असर कुछ डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स फिज़िक्स के अंदर वर्क होती है। आपने इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर वर्क किया है पोजीशन ए तक लाने में। ये वर्क इसके अंदर स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप ये फोर्स रिमूव करेंगे, आप इसे रिलीज़ करेंगे तो ये उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज़ करके बैकवर्ड मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन। लेकिन क्योंकि इसकी एक स्पीड बन चुकी होगी, इनर्शिया बन चुका होगा, इस वजह से ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि इसको क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएगा और सपोज पोजीशन बी तक पहुँच जाता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो ओरिजिनल लेंथ तो इसकी ये थी, तो इसका मतलब यहाँ पे पहुँच के इसने स्प्रिंग को दोबारा कंप्रेस कर दिया। यहाँ पे आपने स्ट्रेच किया था और इधर इसने कंप्रेस कर दिया। अब दोबारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर इसको यूटिलाइज़ करके ये वापस मूव करेगा और इधर भी ओ से बी तक भी डिस्टेंस एक्स कवर करेगा। तो इसका मतलब ये फिर ओ और ए के दरमियान ऑसिलेशंस करता रहेगा दोनों साइडों पे। तो देखें, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई एफ, इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई एक्स। ये फोर्स और एक्स या इसके अंदर जो एक्सटेंशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विद इन इलास्टिक लिमिट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको इतना खींच लें कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर हुक्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर हम इसको फोर्स को और एक्सटेंशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकेंगे। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आपने इसके ऊपर फोर्स एक्स अप्लाई की और इसने डिस्टेंस दोनों साइडों पे एक्स कवर किया, तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो एफ इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू एक्स और एफ इज़ इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। ये जो के है ये हमने इस कांस्टेंट की जगह पे यूज़ किया है। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या हुक्स कांस्टेंट। ये हमें इस स्प्रिंग के अंदर जो स्टिफनेस है, जो इस मटेरियल की स्टिफनेस होती है उसके मतलब हमें ये बताता है के। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ अप्लाइड, वो फोर्स जो आपने इसके ऊपर मास के ऊपर या स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई की है इसको खींचने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। तो एफ अप्लाइड इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। हम इसको ये हुक्स लॉ एफ इज़ इक्वल टू के एक्स है, यहाँ पे हमने इसके साथ माइनस साइन लगा। माइनस साइन इसलिए लगाया कि देखें यहाँ से आप जब इसे रिलीज़ करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर से हटाते हैं तो ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होती है या रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है जो इसे वापस मेन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। जब यहाँ पे दोबारा कंप्रेस होता है स्प्रिंग तो फिर भी इसके अंदर एक फोर्स आ जाती है जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करती है और इसको बैकवर्ड मूव करवाती है। तो दोनों साइडों पे इसकी जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ होती है, इस वजह से हम इसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो एफ अप्लाइड माइनस के एक्स ये हुक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी ठीक है। और ये जो हम इसको एफ अप्लाइड भी कर सकते हैं, एफ रिस्टोरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होती है जो उसे बैकवर्ड लेके जाती है, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करती है। तो दोनों इक्वेशंस जो हैं दोनों तरीक़ों से आप इसको हुक्स लॉ को लिख सकते हो। तो के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, के इज़ इक्वल टू एफ ओवर एक्स, जो आपको इस स्प्रिंग की स्टिफनेस के मतलब बताएगा। ये स्मॉल लेवल पे स्मॉल चेंजेस के लिए हुक्स लॉ जो है वो वैलिड था, लेकिन बाद में बल्क के लिए भी लार्ज लेवल पे भी इसको कंसिडर किया गया, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो साथ ही इसके देखते हैं इलास्टिसिटी क्या, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी
टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो और उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर कोई बिगाड़ पैदा होता है, उसके अंदर चेंज आती है, और जब आप उस फोर्स या स्ट्रेस को हटा लेते हो जिसकी वजह से वो डिफॉर्मेशन पैदा हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाता है, उसको रीगेन कर लेता है। तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है या इसके अंदर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है। इस इलास्टिसिटी को ये किस तरह बिहेव करती है, इसको एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक आयरन वायर है या कोई मेटल रॉड है और उसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, तो उसकी जो वैल्यूज़ आई, सपोज़ ये ग्राफ बना हमारे पास, वाई एक्सिस पे आपने स्ट्रेस की वैल्यू ली, एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्रेन की वैल्यूज़ ली, आपके पास जो ग्राफ आया वो ये था, ओ से ए और फिर बी, ये शेप बनी ग्राफ की। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, देखें आपने स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया, ये ज़ीरो वैल्यूज़ हैं दोनों साइडों पे, स्ट्रेस और स्ट्रेन की, इधर स्ट्रेन बढ़ रहा है, इधर स्ट्रेस बढ़ रहा है। आपने स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाना शुरू की, स्ट्रेन भी बढ़ता गया, बढ़ाते बढ़ाते आप यहाँ पे आ गए, इंक्रीज़ कर रहे हैं आप स्ट्रेस की वैल्यू और स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो आप देखें जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो आपके पास ओ से ए तक जो ग्राफ की शेप है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा, अगर स्ट्रेस की वैल्यू आप कम कर दें तो स्ट्रेन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, यानी कि जितनी उसके अंदर स्ट्रेस लगाने से उस मटेरियल के अंदर जितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, सपोज लेंथ बढ़ रही है, तो जितनी लेंथ बढ़ी है उतना ही अगर आप स्ट्रेस को कम करते हैं तो वो जो लेंथ उसके अंदर उसकी बड़ी है या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, लेंथ इंक्रीज़ हुई है, वो वापस अपनी उसी हिसाब से वो उसकी डिफॉर्मेशन कम हो जाएगी। तो ओ से ए तक आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम करेंगे, स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। लेकिन जो ही आप इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, ए पॉइंट को, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, तो फिर इसके अंदर परमानेंट चेंज आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जो ए पॉइंट है, ये इलास्टिक लिमिट है, यानी कि ओ से ए तक आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस रिमूव करेंगे, ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, ये ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। और ये जो रीजन है सारा, इसे हम कहेंगे इलास्टिक रीजन। ये जो रीजन है इस ग्राफ के अंदर, ये इलास्टिक रीजन है। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये इलास्टिक लिमिट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तक आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस रिमूव करेंगे, स्ट्रेन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप जो ही इससे मज़ीद स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो चेंज आना शुरू होगी वो परमानेंट चेंज होगी, यानी कि इसके बाद जितना भी स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। बल्कि आप जब स्ट्रेस रिमूव करके इसको देखेंगे, और सपोज़ हम अगर लेंथ वाइज इसको देख रहे हैं, इसकी लेंथ में चेंज आ रही है, तो इसकी लेंथ पहले से चेंज हो चुकी होगी, कुछ थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ चुका होगा। तो इसका मतलब वो जो फ़र्क आएगा, वो जो चेंज आएगी वो परमानेंट होगी। तो ए से बी तक जितना भी रीजन है इस ग्राफ का, ये सारे का सारा परमानेंट चेंज का एरिया है, और इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ये इलास्टिक रीजन है जिसके अंदर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, और जो परमानेंट चेंज का एरिया है इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। फिर उसके बाद मज़ीद आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो मटेरियल कमज़ोर होते होते एक टाइम आएगा कि बी पॉइंट पे जाके वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। इसको देखें, ये ब्रेकिंग, ये इसका बी जो पॉइंट है ये कहलाएगा ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेक कैसे होगा, देखें ये तमाम मटेरियल जो हैं ये एटमों से मिलके बने होते हैं। सपोज ये हमारे पास वो वायर थे, ये रॉड था जिसके अंदर ये एटम्स मैंने शो किए। अब इन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, बाइंडिंग फोर्सेस हैं, जिन्होंने इन एटम्स को और ओवरऑल इस मटेरियल को जोड़ के रखा हुआ है। अब आप इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो सपोज इस डायरेक्शन में, तो ये मटेरियल जो है इसकी लेंथ चेंज होकर सपोज ये हो जाती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं आपके स्ट्रेस अप्लाई करने से, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, तो डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं जिन्होंने जोड़ के रखा होता है, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा इन बिटवीन एटम्स उतनी बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती जाएंगी।
तो जहाँ से एटम्स के बीच में पहले फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी वहाँ से ये जो मटेरियल है ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको शो करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। जितने भी मटेरियल्स हैं तकरीबन तमाम के तमाम मटेरियल्स इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस दोनों शो करते हैं। हर एक की का जो इलास्टिक लिमिट है ये पॉइंट जो है ये डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो तमाम मटेरियल इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों डिफॉर्मेशन शो करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि विच इज़ मोर इलास्टिक। दो मटेरियल्स हैं आपके पास, एक आयरन है और एक रबर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है।